in which we basically discuss the data link layer issues. जब हम OSI मॉडल डिस्कस कर रहे थे उस वक्त हमने डिस्कस किया था कि डेटा लिंक लेयर के कुछ फंक्शंस हैं लाइक सिंक्रोनाइजेशन, फ्लो कंट्रोल, एरर डिटेक्शन. These are important layers हैं. वो तमाम layers from application towards the network layer. वो प्रोटोकॉल हमारे पास डेटा लिंक लेयर से ऊपर हैं फ्रॉम द एप्लीकेशन टुवर्ड्स द नेटवर्क लेयर. वो प्रोटोकॉल डिपेंडेंट लेयर एंड दीज आर द आईपी डिपेंडेंट लेयर which understand the nature of the IP and they work on the IP services. But जो हमारे पास डेटा लिंक लेयर से नीचे वाली लेयर है that basically a physical layer that does not understand the IP. वो IP एड्रेस उसके लिए अननोन है. फिजिकल लेयर जो है वो मैक एड्रेसेस पे काम कर रही है. तो डेटा लिंक लेयर का बाद दफ़ा ये भी रोल है कि जो अबव लेयर्स को जो इंफॉर्मेशन लोएस्ट लेयर से चाहिए वो डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड करेगी. या आपके पास जो है वो अगर फिजिकल लेयर की कोई इंफॉर्मेशन ऊपर वाली लेयर से चाहिए तो वो एक मिडिल लेयर का काम करेगी. तो जो इम्पोर्टेंट डेटा लिंक लेयर के फंक्शंस हैं, इश्यूज हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे. The data link layer provides the reliable transfer of information across the physical link that sends block of data like frame. word है frame because डेटा लिंक लेयर पे हम डेटा को फ्रेम्स कहते हैं. ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम डेटा को सेगमेंट्स कहेंगे. फिजिकल लेयर पे डेटा को बिट्स कहेंगे. तो बात हम डेटा की करें चाहे हम फ्रेम का वर्ड यूज करें या पैकेट का वर्ड यूज करें या बिट्स का वर्ड यूज करें, लेकिन अलग अलग नोमेनक्लेचर से हम उसको डिफरेंट लेयर पे जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं. It provides the reliable transfer of information across the physical links and block of data like frame with necessary synchronization, error control, and flow control. These are three important tasks of data link. For example, we have the protocol like HDLC, that is High Data Link Control Protocol, or PPP, that is point-to-point protocol. These are the example of data link. So primary purpose of the data link layer is to provide error-free transmission of information between two end stations, or you can say the next higher layer to assume virtually error-free transmission over the physical link. So data link layer is responsible for packaging and placing data on the network media. Like डेटा लिंक लेयर का काम क्या है? इट क्रिएट्स एंड रिकॉग्नाइज फ्रेम बाउंड्रीज. जो हम फ्रेम्स यानी जिसको आप पैकेट्स भी जानते हैं, डेटा लिंक लेयर पे जो हम डेटा के फ्रेम्स बना रहे हैं, डेटा को हम चंक्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो उनकी बाउंड्रीज क्रिएट करना, उसको रिकॉग्नाइज करना कि कौन सा फ्रेम कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन सा फ्रेम कहाँ एंड हुआ. इट चेक्स रिसीव मैसेजेस फॉर इंटीग्रिटी. फिर दूसरे रिसीविंग आई साइड पर जो हमारे पास फ्रेम रिसीव हो रहे हैं, तो उसमें ये चेक करना कि वो फ्रेम जो ट्रांसमिट एंड पे जो फ्रेम था, क्या वही फ्रेम रिसीविंग साइड पे मिला है या उसमें कोई चेंज हुआ है, उसकी कोई इंटीग्रिटी पे अफेक्ट तो नहीं आया, उसके कंटेंट जो है वो मॉडिफाई तो नहीं हुए. इट मैनेजेस चैनल एक्सेस एंड फ्लो कंट्रोल. फिर जो चैनल का जो एक्सेस है उसको मैनेज करना कि कब डेटा भेजा जाएगा, कब नहीं भेजा जाएगा. यानी
कब जो है वो सेंडर फ्रेम ट्रांसमिट करेगा, कब नहीं करेगा, उसके फ्लो को कंट्रोल करना कि कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स भेज रहे हैं, ठीक है, अभी ऐसा ना हो कि ओवरफ्लो हो जाए। इट इंश्योर्स करेक्ट सीक्वेंस इन ट्रांसमिटेड डेटा। फिर जिस ऑर्डर में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, इंश्योर करना कि उसी ऑर्डर में डेटा रिसीव होना चाहिए। इट डिटेक्ट्स पॉसिबली करेक्ट एरर दैट अकर इन द फिजिकल लेयर। फिर जो एरर अगर दूसरे एंड पे वेरीफाई करना कि आपके पास डेटा फ्रेम में एरर नहीं है। अगर एरर होगा देन इट सेंड इन नेगेटिव। डेटा लिंक लेयर का भी ये काम है कि वो इस तरह से फ्रेम्स की फ्लो को मैनेज करे कि आपके पास बफर की जो कैपेसिटी है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ताकि ओवरफ्लो वाली प्रॉब्लम ना हो। These are the different data link layer issues like link configuration control, link discipline control, link management control, addressing, framing, synchronization. अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में जब डेफिनेशन पढ़ी थी डेटा लिंक लेयर की, वहाँ भी हमने ये लास्ट की 3 जो आपके पास इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उनको हाईलाइट किया। लेकिन इसके अलावा का कॉन्फ़िगरेशन के जो लिंक टोपोलॉजी है और लिंक डिप्लेक्सिटी है, वो उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना। टोपोलॉजी हम कहते हैं दी हायरार्की ऑफ द सिस्टम कनेक्टेड नेटवर्क, या हम जो है वो जो उसका फिजिकल अरेंजमेंट है, फिजिकल ऑर्डर है। हमारे पास डिवाइसेस जो हैं वो डायरेक्ट लिंक में भी कनेक्ट हो सकती हैं और इनडायरेक्टली। अगर दो डिवाइसेस जो हैं, वो डिवाइसेस जो हैं वो डायरेक्ट लिंक पर कनेक्टेड होंगी। लाइक इन दिस फिगर वी हैव द ए एंड बी आर टू डिवाइसेस which directly connected between each other because उनके दरमियान कोई इंटरमीडिएट लिंक या इंटरमीडिएट डिवाइस मौजूद नहीं है। Here we have the A and B have an indirect link because A और B के दरमियान में C जो है एज अ इंटरमीडिएट डिवाइस के तौर पे यहाँ पर मौजूद है। A and C has a direct link. C and B has a direct link, but A and B has an indirect link. So we have there two possibilities with a direct link. Either in a direct link we have a multi-point link layer, or we have point-to-point link. This shows a multi-point link. A direct link is called a multi-point link if there are more than two devices that share the link. अगर एक common link आपका multiple devices में share हो रहा है, that have a multi-point link. लेकिन इसको direct link इसलिए कह रहे हैं कि at the same time कोई एक ये लिंक जो है वो किसी दो डिवाइसेस में शेयर हो रहा होगा, तो उनके दरमियान डायरेक्ट लिंक होगा। A direct link between two devices is called a point-to-point link if and only if there are only two devices that share the link. So like link between A and B, A and C, A and D has a point-to-point link there. But the link between G, H, I, A among has a multi-point link there. ये multi-point link है, and this is the point-to-point link there. Link duplexity that refers to the fact that either one station can transmit at a time or both can transmit at a time. यानी ये तय करना कि पहले कौन स्पीक करेगा, कौन फ्रेम भेजेगा, कौन रिसीव करेगा, या दोनों simultaneously भेजेंगे. That means we have in link duplexity either we have a simplex in which only one devices can transmit the other, and the other always receive the packet there. The other party does not transmit. So that is called a simplex link. जैसे हम ordinary हम
अपनी ब्रॉडकास्ट टेलीविज़न में हम देखते हैं कि हमेशा हम रिसीविंग साइड पे हैं, हम लिसनिंग साइड पर, हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते। Half duplex is another form of link duplexity in which both devices can either transmit to each other or receive there, but not simultaneously. At one time, only one device can transmitting the sender is received there. In a full duplex link, both devices can transmit and simultaneously. That usually implies separate transmit and receive paths. And either sender or the receiver both can transmit and receive the signal or packet or frame at the same time. So link discipline control refers to the following: that who will talk and when and how the above is decided there. So this is done by the data link layer. So link discipline is dependent on three things: the topology, duplexity, and the relationship. In a point-to-point link discipline control have a very simple mechanism in which the sender can send an inquiry packet to the receiver. If the receiver is ready to receive the packet, is alive on the network, it sends an acknowledgement packet against that inquiry packet. Then the sender can send the data frame. If the sender can send an inquiry packet and it does not receive the acknowledgement of that inquiry packet, then sender does not send the frame there. Framing refers to the fact that the beginning and end of the data are marked so to be recognized and help in synchronization. फ्रेमिंग हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम हर फ्रेम की बिगनिंग और इसकी एंड को मार्क कर सकें, ताकि हमें सिंक्रोनाइज करने में डेटा को आसानी रहे. A frame is a quantum of data that usually at the layer 2 of the OSI reference model. यानी OSI मॉडल में हम लेयर 2 पर डेटा को फ्रेम कहते हैं. जो फ्रेम का साइज है वो यूजुअली बिट्स में मेजर होगा और मल्टीपल होगा 5 to 8 बिट है. Synchronization refers to the fact that receiver must know when the data begin and when it ends. Synchronization का क्या पार्ट है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ फ्रेम हम भेज रहे हैं और उस फ्रेम में से कोई एरर वाला फ्रेम है तो वो जब दोबारा रीट्रांसमिट होगा तो अपनी प्रॉपर लोकेशन पे उसको प्लेस होना है. और दूसरा ये कि हर फ्रेम का बिगिनिंग और एंड जो है वो प्रॉपरली मार्क्ड होना चाहिए ताकि हम डेटा को सिंक्रोनाइज करा सकें. It concerned with the timing issues there. हम सिंक्रोनाइजेशन आप टाइमिंग के अकॉर्डिंगली अगर मैनेज करना चाहेंगे तो वहाँ क्योंकि बिकॉज आपने एक फ्रेम भेजा उस फ्रेम का टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया तो यू आर अज्यूमिंग कि जो नेक्स्ट फ्रेम है वो भी उसी अगर वो इक्वल साइज का फ्रेम है तो उसी टाइम फ्रेम में रिसीव होगा. लेकिन और अगर आपको सेकंड फ्रेम लॉस्ट हो जाता है तो आप उतने टाइम फ्रेम के डिले के बाद जो है यू आर अज्यूमिंग कि अब आपका थर्ड फ्रेम स्टार्ट हो रहा होगा. लेकिन एक्चुअली वहाँ इश्यूज ये हो सकते हैं कि जो आपके पास स्मॉल टाइमिंग डिफरेंस है दैट become more significant over the time. If no synchronization take place between the sender and receiver. So synchronization occurs on the
Large block of bits are transmitted without start or stop bit after every 5 to 8 bit there. So the beginning of the frame is marked by a preamble flag. जो आपका फ्रेम का बिगनिंग होगा उसे हम प्रीएम्बल कहेंगे, और जो फ्रेम का एंडिंग मार्क होगा उसे हम पोस्ट एम्बल कहेंगे। तो जो हम फ्रेमिंग यूज कर रहे हैं उसमें हम फ्लैग बिट जो यूज करेंगे वो हमें सिंक्रोनाइजेशन में हेल्प करेगी। वो हमारा प्रीएम्बल होगा और वो हमारा पोस्ट एम्बल होगा। यहाँ पर हम जो है वो डिस्टिंग्विश करने के लिए कि जो हमारा फ्लैग बिट है वो डेटा कंसीडर ना हो, तो उसके लिए हम बिट स्टफिंग यूज करते हैं टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ द फ्लैग इन द डेटा, दैट प्रोवाइड द डेटा ट्रांसपेरेंसी। This is 0 and 6 times 1s and 0. This is our flag bit there. ये हमारा प्रीएम्बल भी है, ये पोस्ट एम्बल भी है। जो भी हम फ्रेम भेज रहे होंगे हर फ्रेम के स्टार्ट में ये पैटर्न लगेगा एज अ प्रीएम्बल, और यही पैटर्न अटैच होगा उस फ्लैग के end में as a post amble. That is 0, 6 times 1, and synchronous transmission is more efficient there. Like HDLC with 1000 bit frames higher than 48 bit control with only 4.8% overhead. So we have two types there. One is called the bit oriented or the character oriented. तो हम ये चाहते हैं कि अगर डेटा में फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा बिट्स ही यही हो, जो डेटा भेजना चाह रहे हैं वो भी यही हो, 0, 6 टाइम 1, 0, ये भी हो सकता है, या डेटा के इन बिटवीन में ये पैटर्न मौजूद हो जो विच इज द पार्ट ऑफ द डेटा देयर। तो हमें उससे डिस्टिंग्विश करना है कि वो फ्लैग बिट नहीं है बल्कि वो डेटा है। तो इसके लिए हम बिट स्टफिंग के लिए क्या है कि जो सेंडर होगा बिफोर ट्रांसमिटिंग द डेटा एट द सेंडर साइड उस पे बिट स्टफिंग अप्लाई हो। तो बिट स्टफिंग ये कहता है कि 0 इज इंसर्टेड आफ्टर एवरी 5 सीक्वेंस ऑफ 1 देयर। तो सेंडर जो है वो डेटा को स्कैन करेगा और वो जहां जहां उसे 5 1 मिलेंगे वो एक 0 के बाद ऐड करके भेजेगा। यानी सेंडर का बिट स्टफिंग के एंड पर सिर्फ ये रोल हो गया कि सेंडर साइड पे ट्रांसमिट होने 5 कॉन्सेक्यूटिव वंस आएंगे, वहां एक 0 ऐड कर दिया जाएगा। इफ द रिसीवर डिटेक्ट्स 5 वंस इट चेक्स नेक्स्ट बिट देयर। जैसे ही रिसीवर को 5 वंस मिले, अब रिसीवर साइड पे क्या रोल होगा, जब रिसीवर जो है वो बिट स्टफिंग अप्लाई होने के बाद जब डेटा को रिसीव करेगा तो वो ये देखेगा कि अगर 5 1 के बाद उसको डिस्कार्ड कर देगा, और अगर 5 1 के बाद उसे अगेन 1 मिलता है यानी 6 1 मिलता है, तो फिर वो नेक्स्ट बिट को चेक करेगा कि अगर 1 के बाद अगेन नेक्स्ट बिट 0 है तो इसका मतलब है कि वो एक फ्लैग है, यानी 0, 6 टाइम 1, 0। लेकिन अगर 6 और 7 बिट 1 होगा तो डेफिनेटली सेंडर जो है फिर उसको अबॉर्ट जो है वो इंडिकेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ओरिजिनल पैटर्न। जब इस पे आपने बिट स्टफिंग अप्लाई की तो ये जो 0 है 5 1s के बाद, दिस इज योर बिट स्टफिंग 0। फिर 5 1s के बाद ये 0 आपका बिट स्टफिंग वाला, ये 0 जो है ये डेटा का पार्ट है विच इज दिस 1 0 है। फिर अगेन 5 1s के बाद 0 आपने ऐड किया, तो ये जो शेडेड जीरोस आपको नजर आ रहे हैं दीज आर द बिट स्टफिंग जीरोस। जब रिसीवर जो है वो इस डेटा को स्कैन करेगा तो वो देखेगा अगर 5 1s के बाद एक 0 है उसको डिस्कार्ड कर देगा, उसको वो डिस्कार्ड करके फिर नेक्स्ट 1 को एज अ डेटा लेगा। फिर अगेन वो 5 1s के बाद 0 को डिस्कार्ड करेगा। लेकिन अगर 5 1s के बाद उसे नेक्स्ट बिट 1 मिलती है तो फिर उसकी अगली बिट को वो चेक करेगा कि अगली बिट अगर
जीरो होगी तो इसका मतलब वो फ्लैग है, अगर वो जीरो नहीं होगी इसका मतलब वो डेटा है। तो अगर हमारे पास ये एक फ्रेम है तो इसके स्टार्ट में 0 6 टाइम 1 0 एज अ प्रीएम्बल लगेगा और इसके एंड में वो अप्लाई होगा। तो इस तरह हर फ्लैग जो है उसका स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो मार्क होगी। फ्लो control refers to mechanism that make sure that the sending station cannot overwhelm the receiving station with the data, so that preventing the buffer overflow. So it depends on time taken to emit all bits into the medium. Sender side से जितने भी bits हैं data की, वो तमाम bit जितना time consume करेंगी medium पे जाने में, that is the transmission time. Propagation time का मतलब है the time for a bit to traverse the link, okay, from the sender side to the receiving side, यानी रिसीविंग साइड पे जब पहला फ्रेम रिसीव होगा दैट इज द कैलकुलेशन द प्रोपगेशन टाइम। डेटा की जो बिट्स हैं वो मीडिया पे ट्रांसमिट नहीं हो जाती, दैट इज द ट्रांसमिशन टाइम कैलकुलेट होगा। और प्रोपगेशन टाइम का मतलब है जैसे ही पहली बिट आपको वहां रिसीव होगी वहां पे आपका प्रोपगेशन टाइम कैलकुलेट हो गया। For flow control, we have two important techniques जो हम use करते हैं. One is the stop and wait flow control. Another one is the sliding window protocol. Stop and wait flow control is the simplest form of flow control that work like this. Sender station send a frame of data and then wait for acknowledgement. Stop and wait में simple mechanism है कि acknowledgement का wait करेगा. अगर receiver को फ्रेम प्रॉपरली मिल जाता है विदाउट एरर तो रिसीवर वहां से उसको एक्नॉलेजमेंट करेगा कि भाई मुझे पहला फ्रेम मिल गया, तो वो नेक्स्ट फ्रेम भेज देगा। फिर सेकंड फ्रेम का जब तक एक नहीं आएगा उसके पास वो थर्ड फ्रेम नहीं भेजेगा। तो अदर पार्टी कैन स्टॉप द फ्लो ऑफ द। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास जो है वो फ्रेम बड़ा है, फ्रेम साइज बड़ा है और नंबर ऑफ फ्रेम कम है, फॉर एग्जाम्पल आप बजाय 3 फ्रेम के आप एक ही फ्रेम में डेटा भेज रहे हैं, वहां तो स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल एफिशिएंट। अगर आपके पास नंबर ऑफ फ्रेम ज्यादा है तो फिर स्टॉप एंड वेट फ्लो इनएफिशिएंट टेक्निक, क्योंकि दूसरी पार्टी जो है वो होल्ड कर सकती है सेशन को, वो उसको फ्रेम मिल गया है लेकिन वो एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करे, तो एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करेगी तो अगला वाला फ्रेम जब तक वो जाएगी न्यू सेशन है वो होल्ड। तो सोर्स में नॉट सेंड न्यू फ्रेम until the receiver acknowledges the frame already sent there. So it's a very inefficient, especially when a single message is broken into separate frames. करते हैं हम ये कह रहे हैं ना कि हम 3 फ्रेम के बजाय जो है वो अवॉइड करते हैं, बिकॉज लार्ज फ्रेम साइज को इसलिए अवॉइड करते हैं कि एक तो ये कि अगर सिंगल बिट एरर होगा तो उस एक बिट के, अगर आपका 1000 बिट का एक फ्रेम है और वो 1000 बिट आपने एक साथ भेजी और ड्यू टू सिंगल बिट एरर आपको वो 1000 बिट जो है वो तमाम रीट्रांसमिट करनी पड़ेगी। दूसरा रीजन ये है कि जब आप लार्ज फ्रेम साइज होगा तो उसमें क्या होगा कि अभी तमाम बिट मीडिया पे ट्रांसमिट नहीं हुई होंगी, यानी ट्रांसमिशन टाइम अभी कैलकुलेट चल रहा होगा और प्रोपगेशन टाइम जो है वो खत्म हो सकता है, यानी वो वहां पे बिट रिसीव होना शुरू हो गई हो और अभी इस वजह से हम अवॉइड दी लार्ज